हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा होगा। नहीं देखा तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट देखिए। कल हमने यानी लेक्चर 1 में हमने हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड की थी। हमारी डेस्टिनेशन यानी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, और सेकंड नंबर पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना। हमने लेक्चर 1 में अपनी क्लास एंड करी थी बैलेंस शीट पर। आज हम अपनी क्लास वहीं से रीस्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि मुझे एक घर खरीदना है, हाउस परचेज करना है, और इस घर की वैल्यू कितने रुपए है? 50 लाख रुपीज है। इस घर को खरीदने के लिए मेरे पास फंड्स तो है, लेकिन मेरे पास सिर्फ कितना फंड है? 30 लाख रुपीज है। तो ऑनर यानी मेरे पास इस घर को खरीदने के लिए सिर्फ कितना अमाउंट है? 30 लाख। तो रिमेनिंग अमाउंट मैं बैंक से लोन लेके अरेंज कर लूंगा। तो मुझे बैंक से कितना लोन लेना पड़ेगा? 20 लाख रुपीज का मुझे बैंक से लोन लेना है। ये जो 50 लाख का मैं घर खरीदूंगा, हम अकाउंटेंसी में अपने सब्जेक्ट में इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एसेट्स वर्ड यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? एसेट्स वर्ड यूज करेंगे। इस 50 लाख के घर को खरीदने के लिए मैंने अपनी पॉकेट से जो मनी इन्वेस्ट करी है यानी 30 लाख रुपीज, इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? कैपिटल वर्ड यूज करूंगा। इस घर को खरीदने के लिए जो अमाउंट मेरे पास कम पड़ रहा था वो मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब ये पैसे मुझे बैंक को वापस देने हैं, तो मैं इस 20 लाख के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? लाइबिलिटीज वर्ड यूज करूंगा। क्या? मैंने जो घर खरीदा वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एसेट्स। इस घर को खरीदने के लिए जो मनी हमने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करी है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और जो हमारे पास शॉर्टेज थी वो हमने बैंक से लोन लेके अरेंज कर ली, तो हमें बैंक को वो पैसे वापस देने हैं, हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे लाइबिलिटी। इन तीनों चीजों को यानी एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट यानी ये तीनों चीजें क्या बताती हैं हमें? हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो आज का हमारा टॉपिक, अब हम एक एक का मतलब समझेंगे। पहले हम एसेट्स का मतलब समझेंगे, फिर हम अपनी लायबिलिटीज का मीनिंग सीखेंगे और उनकी कैटेगरीज डिसाइड करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? एसेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लायबिलिटीज कवर करेंगे एंड कैपिटल कवर करेंगे। एसेट्स, तो एसेट्स का मतलब तो वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीजें हमारे पोजीशन में है, वो सब हमारी एसेट्स हैं। मैं बिजनेस के पहले घर की बात आता हूँ। तो मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कार है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल है, मेरे बैंक में 5 लाख रुपए हैं। तो ये सब मेरी क्या है? एसेट्स है। मेरी तिजोरी में 2 लाख रुपए कैश रखा है, ये सब मेरी क्या है? एसेट्स है। तो एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी जिन पर आपका राइट है, जो आपके पोजीशन में है। प्लस 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 एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी जिन पर आपका राइट है, जो आपके पोजीशन में है, प्लस मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो भी मेरी एसेट्स है। मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो भी मेरी एसेट्स है। मैंने अपने फ्रेंड को 2 लाख रुपए उधार दे दिए, तो मुझे उससे वापस लेना है, तो वो भी मेरी क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स में हम अपनी प्रॉपर्टीज को तो कंसीडर करते ही हैं, प्लस हमें इन फ्यूचर किसी से मनी रिसीव करनी है, तो वो भी हमारी क्या होती है? एसेट्स होती हैं। तो एक बार हम एसेट्स की डेफिनेशन देखते हैं स्क्रीन पर। एसेट्स आपकी स्क्रीन पर एसेट्स आपकी स्क्रीन पर। एसेट्स एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एन एसेट्स। ओके, आई थॉट आपको एसेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे पोजीशन में है, वो सब
हमारी एसेट्स होती हैं। बिजनेस की एसेट्स पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको घर की एसेट्स बताई हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास घर में टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट है, मेरी तिजोरी में 2 लाख रुपए कैश रखा है। तो ये सब मेरी क्या है, एसेट्स है। मुझे अपने फ्रेंड से 2 लाख रुपए लेने हैं जो मैंने उसको उधार दिए थे, तो वो भी मेरी क्या है, एसेट्स है। अब हम एसेट्स को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। हम एसेट्स को डिवाइड करते हैं कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट नंबर पर होता है हमारी करंट एसेट्स, सेकंड नंबर पर होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम अभी 11th क्लास में क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पर होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर हम इनको बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स, तो हम अपनी एसेट्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो हम अपनी नॉन करंट एसेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब हम एक एक करके इन सबका मीनिंग समझते हैं। लेक्चर 2 में हम सिर्फ करंट एसेट्स करेंगे, लेक्चर 3 में हम अपनी नॉन करंट एसेट्स साथ में अपनी फिक्टिशियस एसेट्स दोनों कवर करेंगे। यानी कि हमारी एसेट्स पर हमारे कितने लेक्चर हैं, 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हम सिर्फ करंट एसेट्स डिस्कस करेंगे, लेक्चर 3 में हम लोग अपनी नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स को कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है वो प्रॉपर्टीज, वो एसेट्स जिन्हें हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स, वो प्रॉपर्टीज जिन्हें विद इन अ ईयर हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। कैश में कन्वर्ट कर लेंगे मतलब वो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है जो आपके पोजीशन में है, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर आपके पास से चली जाएगी और उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। मेरी एसेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मेरे पास से चली जाएगी और उसके बदले में, रिटर्न में मुझे 1 साल के अंदर अंदर क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। तो हम उन एसेट्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, करंट एसेट्स वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया हमारा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिक्स नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं रहेंगे हमारे पास, कंटिन्यू उनमें क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएशन होता रहेगा। फ्लक्चुएशन मतलब अप एंड डाउन चलता रहेगा, कभी वो इंक्रीज हो जाएंगी, कभी वो डिक्रीज हो जाएंगी, फिर इंक्रीज हो जाएंगी, फिर वो डिक्रीज हो जाएंगी। और डिक्रीज होंगी तो आप उनको किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने साल में, 1 साल के अंदर अंदर। तो उन एसेट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, करंट एसेट्स वर्ड यूज करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन करंट एसेट्स की। एसेट्स में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने एसेट्स को, 3 पार्ट में, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स, assets which are meant for sale or which the management would want to convert it into cash within 1 year, इन्हें हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। तो वो एसेट्स जिनको हम बेचना चाहते हैं या जिन्हें हम 1 साल के अंदर अंदर किस में चेंज कर लेंगे, कैश में चेंज कर लेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट एसेट्स के जो हमारे एग्जांपल्स हैं हम उनको लर्न करते हैं और उनका मीनिंग समझेंगे आज। करंट एसेट 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करते हैं अपन। फर्स्ट हमारा कैश इन हैंड, सबसे पहले क्या होता है हमारा, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड क्या है, जब मैं किसी शॉप पे जाता हूं और कुछ परचेज करता हूं तो मैं शॉपकीपर को पैसे दूंगा, उसके बदले में शॉपकीपर मुझे गुड्स देगा। जो मैंने पैसे यानी मनी शॉपकीपर को पे करी है, उस पैसे को शॉपकीपर कहाँ रखेगा, अपनी ड्रॉ में रख देगा, अपने कैश बॉक्स में रख देगा, कुछ भी बोल सकते हैं, ड्रॉ, कैश बॉक्स, तिजोरी। बिजनेसमैन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गल्ला। क्या वर्ड यूज करते हैं, गल्ला। नहीं है तो आप एक बार पता करिएगा, यदि आपके आसपास कोई बिजनेस करता है तो उससे पूछिएगा कि जहां आप पैसे रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं गल्ला।
हिंदी में। और इंग्लिश में बात करें तो कैश बॉक्स बोल सकते हैं, ड्रॉ बोल सकते हैं, सेफ बोल सकते हैं। तो जो भी पैसे हमारी शॉप की तिजोरी में रखे हैं उससे हम क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड बोलते हैं। उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कैश इन हैंड। तो हमारी तिजोरी में जो कैश है वो कंटिन्यू क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। जब हम गुड सेल करेंगे तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज होगा, जब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट एसेट्स जो फ्लक्चुएट होने वाली है, इंक्रीज और डिक्रीज होने वाली है, कांस्टेंट नहीं रहने वाली, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट्स बोल रहे हैं। सेकंड नंबर पर कैश एट बैंक। मुझे बताइए, क्या मेरे को रोज गुड्स खरीदनी है क्या, नहीं खरीदनी। क्या मुझे रोज अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है क्या, नहीं देना। क्या मुझे रोज अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है क्या, नहीं देना। क्या मुझे रोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है क्या, नहीं पे करना। दैट मीन्स जो मुझे पेमेंट्स हैं, यानी सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मुझे डेली तो नहीं देना है। महीने में सिर्फ पेमेंट कितनी बार करना है, एक बार। गुड्स भी मैं डेली खरीदने तो नहीं जाऊंगा मार्केट में, मैं 15 दिन में, 20 दिन में या एक महीने में गुड्स परचेज करूंगा। तो दैट मीन्स गुड्स परचेज करने के लिए भी मुझे डेली पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या मैं डेली सेल करूंगा, ऑब्वियसली डेली सेल करेंगे। तो जब हम डेली सेल करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास डेली कैश आने वाला है। तो पैसे तो रोज आएंगे, लेकिन जाएंगे कब, महीने में सिर्फ एक बार। तो जो डेली आपके पास कैश आ रहा है उसका आप क्या करेंगे, यदि उसको आप तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो एक तो पैसा क्या रहा, अनसिक्योर्ड हो गया, आपका चोरी हो सकती है, और साथ में आपको उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, उन पैसों को बैंक में जमा कराएंगे ताकि हमारा पैसा सेफ भी रहेगा और हमें उस पैसे से बैंक क्या पे करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा, मतलब हमारी इनकम भी हो जाएगी उस पैसों से। तो कैश एट बैंक का मतलब क्या हो गया कि जो डेली हमारे पास कैश आने वाला है उसे हम कहां पे डिपॉजिट करते जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करते जाएंगे। तो हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा रखा है, जितनी मनी रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश एट बैंक बोलते हैं। तो डेली जो कैश आ रहा है वो बैंक में जमा करा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और महीने के एंड में जब सैलरी पे करनी होगी, रेंट पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, तो बैंक से पैसे निकाल लेंगे, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कैश एट बैंक किसके लिए यूज करते हैं, जो मनी हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक। थर्ड नंबर पर आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। थर्ड नंबर पर क्या होता है हमारा, बिल्स रिसीवेबल। एक पूरा चैप्टर है हमारा इसके ऊपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम डिटेल में बीआर के बारे में उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल के बारे में डिटेल में उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब मैं किसी को क्रेडिट में गुड्स दे रहा हूँ, उधार गुड्स बेच रहा हूँ, तो मेरे बीच में और मेरे कस्टमर के बीच में, जिसको मैंने उधार दिया है, एक एग्रीमेंट बनेगा फ्यूचर पेमेंट का। क्या समझ लीजिए फिलहाल कि मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में फ्यूचर पेमेंट का एक एग्रीमेंट बनेगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनेगा। तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही मैं क्या बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल। तो जब हम किसी को उधार दे रहे हैं तो हम एक रिटर्न एग्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे हमारे बीच में, यानी शॉपकीपर के बीच में और उस कस्टमर के बीच में, कि ये कस्टमर हमें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अमाउंट पे कर देगा। तो उस एग्रीमेंट पर डेट ऑफ पेमेंट भी लिखा होगा, अमाउंट भी लिखा होगा, और किस लिए ये हमें पैसे देने वाला है, यानी हमने इसको क्या गुड सेल करी, उनके बारे में डिटेल्स मेंशन होंगी। और यदि वो पे नहीं करेगा तो फिर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सब चीजें उस बीआर पे एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं। तो उस एग्रीमेंट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज करते हैं। तो फ्यूचर जो पेमेंट्स होते हैं, उनके जो एग्रीमेंट होते हैं, उसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे समझा जा सकता है, फिलहाल के लिए, सिर्फ फिलहाल के लिए ऐसे समझ सकते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको, कि मैंने जून में किसी कस्टमर को गुड सेल करी, और मैंने जिस कस्टमर को सेल करी थी उससे मैंने एक चेक ले लिया, कौन सी डेट का, अगस्त का, यानी कि मुझे पेमेंट कब मिलेगा, अगस्त में मिलेगा। तो ये जो चेक मेरे पास रखा है फ्यूचर पेमेंट का, उस चेक को मैं क्या बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल बोलूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि फ्यूचर पेमेंट्स के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करेंगे तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट, कुछ ना कुछ एविडेंस, कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि सामने वाला बंदा
हमें इस डेट को फाइनली पेमेंट कर देगा, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, बिल्स रिसीवेबल। और फिलहाल के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि मैंने जून में किसी को सेल किया और जिसको मैंने सेल किया था उसने मुझे 2 महीने बाद का एक चेक दे दिया, तो ये मेरे पास अब क्या रखा है, चेक रखा है 2 महीने बाद का, जिसका पेमेंट मुझे अगस्त में मिलने वाला है। तो मैं इस चेक के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड, बिल्स रिसीवेबल के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म छोड़ देते हैं, फिलहाल हम किसका मतलब समझते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो तो कैपिटल हो गई, हम अपने बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो क्या हो गई, कैपिटल। हम अपने बिजनेस के बाहर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और हमने अपने बिजनेस के बाहर पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है, मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कब प्लान करते हैं, जब हमारे पास एक्सेस फंड होता है, जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से। फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ लीजिए कि मेरी सैलरी है 20,000 रुपए और मेरे पास जो अपना खर्चा है, यानी मुझे अपने घर का किराया देना है, अपने लाइट का बिल पे करना है, अपना फूड एक्सपेंसेस पे करना है, अपने बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस देनी है, ये सब मिलाकर के भी 20,000 है। तो मेरी इनकम भी 20,000, मेरा खर्चा भी 20,000। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट कब प्लान करना पॉसिबल है, जब आपकी इनकम ज्यादा हो और आपके एक्सपेंस कम हो, यानी आप कुछ सेविंग्स कर सकते हो, तब हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 20,000 और मेरा फूड एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह से मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 16,000 है। तो दैट मीन्स मैं हर महीने जो 4,000 रुपए बचा रहा हूँ, मैं उनको चाहूं तो कहीं ना कहीं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हमें इन्वेस्टमेंट करने से दो तरह से बेनिफिट मिलते हैं, एक रेगुलर इनकम और एक एप्रिसिएशन। रेगुलर इनकम मतलब आपको हर महीने, 3 महीने में या साल में एक बार आपको अपने इन्वेस्टमेंट से क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा कराता जाता हूँ, तो बैंक मुझे 3 महीने में, 6 महीने में क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे कर देगी। मैंने अपने किसी दोस्त को उधार पैसे दे दिए, लोन दे दिया, तो मेरे दोस्त से मैं हर महीने क्या ले सकता हूँ, इंटरेस्ट ले सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो मैंने एक घर खरीद लिया, उस घर को किराए पे दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट की इनकम हो गई रेगुलर। दूसरा ऑप्शन, मुझे रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, मुझे एक साथ इनकम चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद। तो मैंने जो बचाए हुए पैसे थे उनसे गोल्ड खरीद लिया, सोना खरीद लिया। तो सोना जो मैंने आज खरीदा है उसको मैं जब 5-10 साल के बाद बेचूंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसों में बेचूंगा। यानी आज मैंने हो सकता है 10,000 में खरीदा हूँ, तो मैं 5 साल के बाद उसको 15,000 में बेचूं, तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट एक साथ मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे कोई रेगुलर इनकम नहीं हो रही, मुझे एक साथ बिग अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरह से हमें उससे रिटर्न मिल सकता है, एक रेगुलर और एक एप्रिसिएशन की फॉर्म में, मतलब एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट आपको इनकम में मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, पहली चीज, मनी तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमारे पास एक्सेस फंड होंगे। और इन्वेस्टमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसके लिए नहीं, जो पैसे हमने बिजनेस के बाहर लगाए हैं हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट। और अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने क्या लिखा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब जो मैंने किसी को पैसा दिया है, उधार पैसा दिया है या बैंक में पैसे जमा कराए हैं, वो सिर्फ एक साल के लिए जमा कराए हैं, एक साल के बाद मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा, तो शॉर्ट टर्म। और इन केस मैंने एक साल से ज्यादा टाइम के लिए किसी को पैसा दे दिए अपने, तो हम उससे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लेते हैं करंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेंगे हम नॉन करंट एसेट्स में। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दो तरह से इन्वेस्टमेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म हम काउंट करेंगे करंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म को हम काउंट करेंगे हमारी नॉन करंट एसेट्स में। एक बार हम इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम एक्वायर विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन। तो जब हम इन्वेस्ट प्लान करते हैं तो हमारा गोल क्या होता है कि हमें इनकम मिलनी चाहिए या फिर एक साथ बड़े अमाउंट का प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब एप्रिसिएशन मिलना चाहिए अपने पैसों पर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद फोर्थ वर्ड, सॉरी फिफ्थ वर्ड हमारा होता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स क्या हुए, सन्ड्री डेटर्स, बी साइलेंट रख के बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको,
डेटर, क्या बोलेंगे हम इसको? डेटर्स कहेंगे। अब डेटर्स कौन होते हैं? हम गुड्स सेल करते हैं उनको तो हम बोलते हैं कस्टमर। जिनको हम गुड्स सेल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं, ऑब्वियसली, है ना? मेरे ख्याल से सबको पता है। अब हम सेल कैश में भी कर सकते हैं और हम सेल क्रेडिट में भी कर सकते हैं। हम सेल कैश में भी कर सकते हैं और हम सेल क्रेडिट में भी कर सकते हैं। कैश सेल का मतलब जिस दिन मैंने गुड सेल करी उसी दिन पैसे ले लिए। मैंने 20 जून को गुड सेल करी तो मैंने कस्टमर से कैश भी कौन सी डेट को ले लिया? 20 जून को ही मुझे कैश मिल गया। तो ये तो मेरी कौन सी सेल हो गई? कैश सेल हो गई। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का मतलब मैंने सेल तो कब कर दी? 20 जून को मैंने सेल कर दी, लेकिन मुझे इसके जो पैसे हैं वो 20 अगस्त को मिलेंगे या 20 सितंबर को मिलेंगे, कैश रिसीव होगा। तो ये मेरी कौन सी सेल हो गई? क्रेडिट सेल हो गई। मुझे एक बात बताइए कि जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर आपसे आपका नाम पूछता है क्या पहले? कि तेरा नाम पसंद आएगा तब तेरे को गुड्स बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ऐसा करता है कोई शॉपकीपर? मेरे ख्याल से नहीं करता। जनरली जब मार्केट में हम कुछ परचेज करने जाते हैं तो सारे शॉपकीपर, सारे बिजनेसमैन हमसे हमारा नाम नहीं पूछते, पैसे लेते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, काम खत्म। उनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन केस हम बिल मांगते हैं तो जरूर वो आपसे आपका नाम पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम केसेस के अंदर होता है। मैं कचौरी लेने गया तो क्या मैं बिल मांगूंगा क्या? नहीं। मैं सब्जी लेने गया तो क्या मैं बिल मांगूंगा क्या? नहीं, है ना? मैं किराने का सामान लेने गया नॉर्मल शॉप पर, छोटी मोटी पर, तो शायद मैं बिल नहीं मांगूंगा वहां से। तो वहां पर शॉपकीपर को मेरा नाम भी शायद पता नहीं हो। तो जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं या कैश में परचेज करते हैं तो हमें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या मैं किसी ऐसे आदमी को उधार दूंगा जिसका नाम मुझे नहीं पता? नहीं दूंगा। तो जिससे मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको जानता हूँ, मुझे उसका नाम पता होगा। तो हमें सेल कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं। जिनको हम कैश में सेल कर रहे हैं हमें उनको याद रखने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, लेकिन जिसको मैं उधार बेच रहा हूँ उसका नाम मुझे याद रखना पड़ेगा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं भाई। तो जिसको मैंने उधार बेचा 100% मुझे उसका नाम याद है, और इन फ्यूचर जब तक वो पैसे नहीं दे देता तब तक मुझे उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो हम सिर्फ जिन कस्टमर्स को गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स कौन हुए? कस्टमर ही होते हैं, लेकिन सिर्फ वो कस्टमर्स जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल करी है और जिनसे अभी तक हमें कैश कलेक्ट नहीं हुआ है, उन कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। अब डेटर्स के साथ मैंने एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है मैंने डेटर्स के साथ? सन्ड्री। डेटर्स के साथ मैंने एक वर्ड लिखा है। क्या वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर? सन्ड्री। तो सन्ड्री का मतलब क्या है? मैंने अजय को गुड सेल करी, मैंने अजय को गुड सेल करी, तो ये अजय मेरा कौन हो गया? डेटर। मैंने विजय को गुड सेल करी क्रेडिट में, तो विजय भी कौन हो गया? मेरा डेटर हो गया। मैंने राहुल को गुड सेल करी तो राहुल भी कौन हो गया? मेरा डेटर हो गया। तो अजय को सेल करी, अजय भी मेरा डेटर। विजय को सेल करी, विजय भी मेरा डेटर। राहुल को सेल करी तो राहुल भी मेरा डेटर। तो यदि मैंने इन सबको गुड्स क्रेडिट में सेल करी है, उधार बेची है, तो ये सब मेरे कौन है? डेटर्स हैं। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं बैलेंस शीट में अजय, विजय, राहुल नहीं लिखूंगा, मैं अपने सारे डेटर्स का टोटल एक साथ लिख दूंगा। तो मेरे टोटल डेटर्स एक साथ लिखे जाएंगे किसमें? बैलेंस शीट में। तो हम इस टोटल वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? सन्ड्री। टोटल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? सन्ड्री। तो सन्ड्री मतलब कोई एक आदमी नहीं है जिसको आपने सेल करी है, जिससे आपको पैसे लेने हैं, बहुत सारे आपके कस्टमर्स हैं, ये उन सबका टोटल है। तो बैलेंस शीट में जब हम लिखते हैं तो एक एक डेटर का नाम इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं, हम उनका टोटल एक साथ करके लिखते हैं कि मुझे अपने टोटल कस्टमर से इतना कलेक्शन लेना है। तो सन्ड्री का मतलब टोटल डेटर्स। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? टोटल डेटर्स, जिनको भी आपने गुड्स क्रेडिट में सेल करी है, जिनसे भी आपको फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उन सबका टोटल क्या होता है? आपका सन्ड्री डेटर्स होता है। ओके, चलिए एक बार हम डेटर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Debtors. The term debtors represent those person or firm to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. They still owe some amount to the business. तो जिनको हमने गुड सेल करी है,
जिनको हमने अपनी सर्विसेज दी है क्रेडिट में और अभी तक हमें उनसे पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेटर्स कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड डेटर्स के बाद क्या आता है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक स्टॉक होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। स्टॉक का मतलब क्या होता है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, या फिर हम इसको बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? अनसोल्ड गुड्स। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या अनसोल्ड गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टॉक। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या है? मान लो मेरी गारमेंट की शॉप है, तो मेरी शॉप पर एक कंप्यूटर होगा, मेरी शॉप में एक एसी लग रहा होगा, मेरी शॉप में कस्टमर के बैठने के लिए चेयर्स होगी। क्या मुझे ये सब बेचना है क्या? क्या मुझे अपना कंप्यूटर, अपनी चेयर, अपना एसी बेचना है क्या? नहीं बेचना। तो मैं इनके लिए गुड्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, मतलब स्टॉक वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो इनके लिए मैं स्टॉक वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं स्टॉक किसके लिए यूज करूंगा? जो मेरी शॉप में शर्ट्स रखी हैं, जींस रखी है, ट्राउजर्स रखे हैं, टी शर्ट्स रखी हैं, ये सब मैं बेचना चाहता हूं, उन सब चीजों के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? स्टॉक वर्ड यूज करूंगा। क्लियर है? तो स्टॉक मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। आपकी शॉप में जो भी चीजें सिर्फ आपने इसलिए रख रखी है कि आप इनको बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। मैंने स्टॉक के साथ क्लोजिंग क्यों लिखा है? अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फाइनल अकाउंट, जो हमें कब प्रिपेयर करना है? 31 मार्च को बनाना है। तो 31 मार्च के दिन जो हमारे पास स्टॉक होगा उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे समझ लीजिए कि आज मैंने मॉर्निंग में अपनी शॉप का शटर ऊपर किया, तो जो भी स्टॉक शॉप के अंदर है उसे मैं क्या बोलूंगा? ओपनिंग स्टॉक। और जब रात को मैं शॉप बंद करके जाऊंगा तो जितना स्टॉक अंदर छोड़ के जाऊंगा उसे मैं क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या? जब मैंने मॉर्निंग में शॉप का शटर ओपन किया तो जितना स्टॉक रखा है वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और शाम को जब मैंने अपनी शॉप का शटर डाउन किया तो जितना स्टॉक रखा है उसे मैं क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक बोलूंगा। ऐसे ही बिजनेस में जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसका शटर कब ओपन होता है? 1 अप्रैल को। तो हमारा अकाउंटिंग सेशन चालू होता है 1 अप्रैल को, और ये क्लोज कब हो जाता है? 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो 1 अप्रैल यानी जिस दिन हम अपने रजिस्टर्स ओपन कर रहे हैं, शॉप की जगह हम क्या ओपन कर रहे हैं? अपने रजिस्टर्स ओपन कर रहे हैं, उस दिन जो स्टॉक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। और 31 मार्च को हम अपने रजिस्टर्स क्लोज कर देते हैं, तो 31 मार्च के दिन हमारे पास जो स्टॉक होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है? तो स्टॉक का मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड या अनसोल्ड गुड्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। रीड कर लेते हैं हम लोग एक बार स्टॉक, फिर हम आगे बढ़ेंगे वापस। स्टॉक stock or stock in trade. The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. The stock may be of two types: opening stock and closing stock. The term opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of accounting period, where the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of accounting period. और अकाउंटिंग पीरियड का बिगिनिंग कब होता है? 1 अप्रैल को। अकाउंटिंग पीरियड का एंड कब होता है? आपका 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल के दिन जो स्टॉक होगा उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च के दिन जो स्टॉक होगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा करंट असेट्स के अंदर टॉपिक 6 क्या बोलते हैं हम इसको? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस तो को हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ओके, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। आपके मोबाइल में कोई सी भी सिम हो, चाहे जियो की हो, एयरटेल की हो या बीएसएनएल की हो, आपको पता है ये सारी कंपनीज 2 तरह की सिम प्रोवाइड करती हैं। पता है आपको? पता होना चाहिए, नहीं पता तो 2 तरीके की सिम प्रोवाइड करती है, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्टपेड। जनरली हमारे मोबाइल में जो सिम होगी वो कौन सी होगी? प्रीपेड होगी। तो कंपनीज लेकिन आपको 2 ऑप्शन देती हैं, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। होता क्या है दोनों में डिफरेंस?
पोस्टपेड में आपको पूरा महीना यूज करना है, महीने के लास्ट में आपके घर पे बिल आएगा, वो जाके जमा करा देना। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, पूरे महीने हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, महीने के लास्ट में बिल आता है, हम उस बिल को जमा करा देते हैं। तो ऐसे ही मोबाइल कंपनीज भी आपको इस तरह के ऑफर्स देती है, क्या कि आप पूरा महीना यूज करिए और बाद में बिल आएगा वो जमा करा दीजिएगा। तो वो कनेक्शन होता है पोस्टपेड कनेक्शन। प्रीपेड कनेक्शन जो हमारे मोबाइल में जनरली सबके में होगा। प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं। रिचार्ज कराते हैं मतलब हम पहले कंपनी को पैसे देते हैं और बाद में हमें कंपनी क्या देती है, सर्विस देती है। तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, पहले पैसे दो फिर सर्विस मिलेगी। तो प्रीपेड मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जो सर्विसेज आपको यूज करनी है उसका पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्री पेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अभी जून चल रहा है, कोई मेरा एम्प्लॉय आता है जुलाई की सैलरी मांगने के लिए, क्या मेरे को दूंगा क्या मैं भी उसको? मैं अपने एम्प्लॉय को अगस्त की सैलरी दूंगा क्या? क्या मैं अपने एम्प्लॉय को सितंबर की सैलरी दूंगा क्या? अभी मेरा जून चल रहा है अभी, तो जून चल रहा है तो क्या मैं अभी अपने एम्प्लॉय को जुलाई अगस्त और सितंबर की सैलरी दूंगा? नहीं दूंगा। जून चल रहा है तो अभी तो मैं पिछले महीने की दूंगा, यानी मई की सैलरी पे करूंगा, और जब जून खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं जून की सैलरी पे करूंगा। लेकिन मेरा कोई एम्प्लॉय आके मुझसे बोलता है कि सर मेरे घर में मैरिज है, या मेरे घर में कोई बीमार है, या मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस ट्यूशन फीस जमा करानी है नेक्स्ट मंथ, क्या आप मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे सकते हैं क्या? और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही थी, यानी मैं पैसे देने की सिचुएशन में था, तो मैंने अपने एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी एडवांस पे कर दी, जून की जुलाई की 2 महीने की सैलरी मैंने उसको क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिया जून के बिगिनिंग में ही। तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड सैलरी। तो मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, प्रीपेड सैलरी। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को पहले पैसे दे दिए अब की बार, और मैं उससे सर्विसेज बाद में लूंगा, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीपेड सैलरी। तो कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी सर्विसेज जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है और उसके लिए आप पहले पे कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमारी करंट एसेट्स का, एक्रूड इनकम। क्या होता है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इसे हम बोलते हैं इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड क्या होता है आपका, एक्रूड इनकम होता है। अब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है यार, चलो समझते हैं अपन इसका मतलब। बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है जो आपके पैसे बैंक में जमा है। क्या वो हर महीने इंटरेस्ट देता है क्या बैंक आपको? मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा है मान लेते हैं, और बैंक मुझे उस पर 6% इंटरेस्ट पे करने वाला है मंथली, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। तो मेरे 1 लाख रुपए जमा है और बैंक मुझे मंथली 6% इंटरेस्ट पे करने वाला है। तो क्या बैंक मुझे हर महीने इंटरेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। बैंक की पॉलिसीज होती हैं कि वो या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट पे करती हैं। कब पे करती हैं? या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट पे करेंगे। अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो कोई बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करता है, कोई हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करता है, कोई एनुअली पे करता है। जनरली मंथली तो कोई सा भी बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करता है। तो मान लेते हैं मैंने बैंक में 1 लाख रुपीज क्या करे डिपॉजिट किया, और मेरे और बैंक के बीच में डिसाइड हुआ कि बैंक मुझे इस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेगा, 6%। तो इसका मतलब मुझे हर महीने कितने रुपए की इनकम होनी चाहिए, 6,000 रुपीज की इनकम होनी चाहिए। और ये पैसे बैंक में मैंने कब जमा करवाए, जनवरी में जमा करवाए। तो अब जनवरी में मेरी इनकम कितनी होगी, 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो 1 लाख का 6%, यानी मेरी इनकम कितनी हो गई, 6,000। लेकिन बैंक मुझे ये 6,000 रुपए जनवरी में देने वाला नहीं है। बैंक की पॉलिसी है यदि क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना है तो बैंक 3-3 महीने का इंटरेस्ट एक साथ देगा। अब मेरी फरवरी में भी बैंक के पास 1 लाख रुपए थे, उसका 6%, यानी बैंक से मुझे कितने रुपए लेने हैं, 6,000 रुपीज इंटरेस्ट के लेने हैं। लेकिन बैंक मुझे अभी देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इनकम तो हो रही है लेकिन मुझे वो पैसे मिल नहीं रहे हैं। अब जब मार्च आएगा तो वापस मेरी इनकम कितनी होगी, 6,000 होगी। अब 3 महीने हो गए हैं तो बैंक मुझे तीनों महीने का इंटरेस्ट 18,000 रुपीज एक साथ क्या कर देगा, पे
कर देगा। तो यदि बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करता है तो आपको 3-3 महीने में एक साथ देगा। मैंने जनवरी में बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए जिस पर बैंक मुझे 6% इंटरेस्ट देने वाला था। तो 1 लाख का 6% मेरी इनकम कितनी हो गई जनवरी की? 6000। फरवरी की इनकम कितनी हो गई? 6000। मार्च की इनकम कितनी हो गई? 6000। 3 महीने की टोटल इनकम कितनी हुई? 18000। ये बैंक ने मुझे 3 महीने बाद एक साथ पे कर दिए। तो जनवरी और फरवरी में इन 2 महीने मैं अपनी इनकम के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? एक्रूड इनकम यूज करूंगा। इनकम अर्न, इनकम तो हुई है मुझे जनवरी में भी 6000 की, फरवरी में भी 6000 की, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन मुझे अभी ये पैसे नहीं मिले हैं। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम बोलते हैं। ये सब हमारी क्या होती हैं? करंट एसेट्स होती हैं। ओके, एक बार हम प्रीपेड और एक्रूड का मतलब समझ लेते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं, फिर हम एक बार शॉर्ट में सारी एसेट्स रिवाइज कर लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ टाइप ऑफ एसेट ऑन द बैलेंस शीट दैट रिजल्ट फ्रॉम अ बिजनेस मेकिंग एडवांस पेमेंट फॉर सर्विसेज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो एडवांस पे कर दिया और हमें सर्विसेज कब मिलेंगी? फ्यूचर में मिलेंगी। एक्रूड इनकम, इट इज कॉल्ड एन आउटस्टैंडिंग इनकम। It may happen that certain income like interest, dividend, commission, etc. may have been earned but may not have been received. क्या होता है आपका? accrued income होता है। तो आज हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ है। हमने किस पे डिस्कस किया है? आज सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, करंट एसेट। सिर्फ किस पे डिस्कशन किया है हमने? करंट एसेट पे डिस्कशन किया है। आई होप आपको सारी करंट एसेट्स का मतलब समझ में आया होगा। हम एक बार शॉर्ट में फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। 8 हमारी करंट एसेट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, 8 टॉपिक्स। फर्स्ट, कैश इन हैंड, जो मनी आपके ऑफिस के तिजोरी में रखी हुई है, कैश बॉक्स में रखी हुई है, उसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, जो मनी हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, उसे हम बोलते हैं कैश एट बैंक। बिल्स रिसीवेबल, मैंने किसी कस्टमर को गुड सेल करी, क्रेडिट उधार बेचा और मेरे और कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर हो गया फ्यूचर पेमेंट का, तो वो एग्रीमेंट मेरे लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा। फोर्थ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने जो मेरी सेविंग्स थी उनको बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया ताकि मुझे वहां से इनकम मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो 1 साल से कम समय के लिए प्लान किए हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? शॉर्ट टर्म। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स होते हैं वो कस्टमर्स जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार बेचते हैं और जिनसे अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। और सन्ड्री का मतलब टोटल डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, आपकी शॉप में जो भी चीजें इसलिए रखी हैं कि आप इनको बेचना चाहते हैं, वो सब आपका स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी 31 मार्च के दिन जितनी गुड्स आपकी शॉप में रखी हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने जो भी पेमेंट एडवांस कर दिए हैं लेकिन आपको अभी तक उसकी सर्विस नहीं मिली है, फ्यूचर में मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने पैसे कमा तो लिए हैं लेकिन अभी हमें वो पैसे नहीं मिले, फ्यूचर में मिलेंगे, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड इनकम। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। लेक्चर 3 में हम लोग नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ओके, चलिए बाय।